Hello everyone, how are you? Fine? Okay, I am also fine. अच्छा, तो आप ये बताइए, आपने अपना असाइनमेंट कंप्लीट किया? अगर कर लिया है तो वेरी गुड। यदि नहीं हुआ होगा तो उसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। आज हम क्लास 7 वसंत पार्ट 2 हिंदी की चैप्टर 2 दादी माँ का अध्ययन करेंगे। चैप्टर 2 दादी माँ, जिसके लेखक शिव प्रसाद सिंह है। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बेबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। इस पैराग्राफ में लेखक कह रहा है कि कितने भी गर्मी बरसात वसंत ये सब क्यों ना आए, बसंत का ऋतु जानते हो ना कैसा होता है, जो मन को मोह लेता है, फिर भी मेरा मन अनमना सा रहता है। अनमना सा मतलब कुछ जिसमें अच्छा नहीं लगता है, कुछ परेशान रहता है। तो ये सब हमारी कमजोरी ही है और इसको देखकर मेरे जो शुभचिंतक मित्र हैं आने वाली छुट्टियों के बारे में बताकर खुश करते हैं, लेकिन पीठ पीछे मेरा थोड़ा सा घबराने के कारण मुझे चिढ़ाते हैं या मेरा मजाक उड़ाते हैं। और मैं सोचता हूँ कि मैं उन बातों को कभी नहीं सोचूंगा, मतलब मेरे जो जो दोस्त हैं मुझे चिढ़ाते हैं उनको भूल जाऊंगा। लेकिन बेबस मेरी आंखों के सामने, लेकिन अचानक से मेरी आंखों के सामने एक धुंधली छाया दिखती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। इस प्रकार इस पैराग्राफ में लेखक की आंखों के सामने कैसी धुंधली छाया नाच उठी है, एक गांव की, जैसे एक गांव की जिसमें क्वार महीने में सिवान से बहते हुए जैसे नदी नालों में बहते हुए घास आते हैं ना, वैसे अलग अलग तरह की घास बहकर आ रहे हैं और वह सूरज की गर्मी में गलकर सड़ चुके हैं, जो बहुत बदबू आ रहा है। और सड़क के किनारे एक झाग भरे जलाशय है जिसमें सारे गांव के लड़के कूद कूद कर नहा रहे हैं। आगे, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। ठीक है, इसमें लेखक कह रहे हैं कि आषाढ़ सावन और जो भी महीना आता है छत्तीसगढ़ी का महीना या जो भी महीना, जो उसमें जो जो चीज़ें होती है, जो भी फल फलेरी आता है, वो सब ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन इस क्वार के महीने में अगर मैं झाग भरे जलाशय में नहीं नहाऊंगा या न कूदना मिले तो कुछ बुरा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, दो एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। आगे लेखक कहते हैं कि झाग भरे जलाशय में नहाना मुझे अच्छा लगता है। मैं बहुत ही खुश था, तो मैं तो नहा तो लिया,
1-2 दिन झाग भरे जलाशय में कूद गया, लेकिन बीमार हो गया। बीमार कैसे? अगर हल्का बुखार रहता, हल्का सिर दर्द रहता तो वो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन इस बार जो ज्वर आया था, जो बुखार आया था, वो बहुत तेज था, जो कि रात को 12 बजे ठीक हुआ था। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी, उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई, देर रात चारपाई के पास बैठी रहती। ठीक है, इसमें आगे लेखक कहता है कि जब मैं बीमार था, जब मुझे बहुत बुखार था, तब दिन में मेरी दादी आई थी। वो एक किनारेइन सफ़ेद साड़ी पहनी थी, उसके बाल भी एकदम सफ़ेद थे और उन्होंने बाल धोए हुए थे जिस पर जल टपक रहा था। और वो आते ही मेरे सर और पेट को छूती है और बुखार का पता लगाती है। फिर अपने आंचल का गांठ खोलकर जो एक मिट्टी रखती है, वो अदृश्य शक्तिधारी चबूतरे की मिट्टी, तो वो मेरे मुंह में डालती है और माथे पर लगाती है और दिन भर मेरे पलंग के पास बैठे रहती है और मुझे हवा झलती है। कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। और जो मेरी दादी है, मेरा बुखार बार बार छू छू कर देखती थी, ज्वर का अनुमान लगाती थी और सबसे पूछती थी कि हाँ, बर्तन पानी लाए हो कि नहीं, पीपल का छाल का छौंका लगाए हो कि नहीं, खिचड़ी जो बना रहे हो उसमें दाल डला है या नहीं, या फिर कोई बाहर से व्यक्ति घर थोड़ी आया था। ये सब घर वालों से वो बार बार पूछती है। दादी माँ को गवई गाँव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गवई गाँव मतलब गाँव के अलग अलग गाँव में अलग अलग प्रकार की आयुर्वेदिक दवाएं होती है जिससे इलाज किया जाता है। वो उनके नाम उनको बहुत सारे याद थे। गांव में कोई बीमार होता, उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया सरसाम निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। मतलब दादी को गांव के 50 किस्म के मतलब बहुत से किस्म की दवाओं के नाम याद थे और वे गांव में जो भी व्यक्ति बीमार होता था उसके घर जाती थी और वही काम करती थी। पहले हाथ पेट माथे ये सब छूती थी, उसके बाद हर एक बीमारी का इलाज कर देती थी, चाहे वो सरसाम हो, निमोनिया हो या मलेरिया हो। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लौंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ली। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते, तो वे जैसे पागल सी हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की सीसी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। ऐसे बुखार मतलब बुखार तो अब भी आता है, लेकिन पहले जब बुखार आता था तो दादी इलाज करती थी, लेकिन अब बुखार आता है तो जो मेरे घर में मेस महाराज है वो तो मुझे खिचड़ी बना के दे जाता है और नौकर पानी दे के चले जाता है। जो डॉक्टर है वो कुनैन मिक्सचर मतलब एक बुखार की दवाई है जो देकर चले जाता है, लेकिन और वो बुखार उस दवाई से ख़त्म भी हो जाता है। लेकिन मुझे ऐसा बुखार नहीं पसंद। मेरे उस समय का बुखार बहुत अच्छा लगता था जिसको दादी इलाज करती थी। ये कह रहे हैं लेखक। आगे, किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसिनें आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा,
एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। मतलब आगे लेखक कह रहे हैं कि किशन भैया की शादी थी, उनके जो किशन भैया थे उनकी शादी थी और दादी माँ बहुत खुश थी, लेकिन दिन भर घर से गायब रहती। क्यों? क्योंकि घर में शादी था तो बहुत सारे काम भी थे तो उन्हें वो करवाने थे। भले ही दादी कोई काम नहीं करती थी, लेकिन सबको डांट कर काम करवाती थी और उन्हें घर साफ सुथरा रखना बहुत ही पसंद था। और घर अगर साफ नहीं रहता था तो वो सब पर चिल्लाती थी। एक दिन अचानक मैं कहीं बाहर से आता हूँ तो देखता हूँ कि वो दरवाजे पर किसी पर चिल्ला रही होती है। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। ठीक है, निकसार मतलब दरवाजे पर किसी को चिल्ला रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी थी। सो न होगा धनो, रुपए मैं सूद के आज दे दी। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी? पैरों पर डाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल कर रही, फसल में दूंगी फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? मतलब रामी चाची जो थी, रामी चाची आई हुई थी, उसको दादी डांट रही थी और कह रही थी कि मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा, सॉरी नहीं दूंगी। क्योंकि जब पैसा मांगना था तब पैर पैर पकड़ कर गिड़गिड़ा रही थी और जब देने का समय आया तो फसल में दूंगी फसल में दूंगी ये बोल रही हो, वापस लौट जाओ। फिर आगे जो है रामी की चाची कहती है, दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? तो जो रामी की चाची थी, जिसने पहले से उधार लिया हुआ था, फिर भी वो और भी मांगने आई थी और कहती है कि मैं पहले के पैसे दूंगी मालकिन, लेकिन अभी मेरी बिटिया की शादी है। वो दादी माँ के पैरों पर झुककर उससे और पैसे का दया मांगती है। आगे, हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। ठीक है, जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। फिर लेखक दादी से कहता है कि इसको अभी जाने दो और ये बहुत गरीब है बेचारी, आराम से पैसा दे देगी। तो चल 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 है समझ चला है समझाने। फिर दादी इसको लेखक को चमकाती है कि तू चल यहाँ से। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विट्ठल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता है। मीन्स जब दादी डांटी तो मैं तो आंगन की ओर चला गया, लेकिन कुछ दिन बाद जब मैं घूम रहा था, एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली और वो दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मतलब रास्ते में रानी चाची दादी के लिए दुआ कर रही थी। तब जो लेखक है वो रामी की चाची मतलब धन्नो चाची से पूछती है कि क्यों खुश हो चाची, क्या हुआ? तब जो रामी की चाची में धन्नो चाची है वो कहती है कि मैं ऋण मुक्त हो गई हूँ, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। मालकिन कौन थी? दादी, लेखक की दादी कल ही आई थी। तो जो दादी है वो कल मेरे घर आई थी। कौन कहती है? धन्नो चाची। वो मेरे घर आई थी, पहले का सारा ऋण मुझे माफ़ करके और ऊपर से 10 रुपये देकर मुझे बेटी को आशीर्वाद देकर गई है।
तो फिर आगे कहती है जो धन्नो चाची है, देवता है बेटा देवता, मेरी जो दादी है वो एक देवी है। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा कौन? लेखक पूछता है धन्नो चाची से कि उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो क्या लाभ। ये कौन कहती है? धन्नो चाची। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती है। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। इस पैराग्राफ में लेखक क्या कह रहा है कि किशन भाई का तो शादी था ना, शादी के 2-4 रोज पहले घरों में औरतें जो हैं रात भर गीत गाती है और विवाह की रात का अभिनय भी करते हैं। और इस प्रसंग में शादी से लेकर बच्चे के पुत्रोत्पत्ति मतलब बच्चे होने तक की सारे दृश्य को दिखाया जाता है। और इन सारे प्रसंग को दिखाने में सिर्फ औरतें ही भाग लेती हैं। और किशन भैया की शादी के समय मैं तो बीमार था तो मैं बारात ना जा सका। लेकिन मेरा एक जो ममेरा भाई था राघव, दालान मतलब आंगन में आकर सो गया, जिस पर औरतों ने आपत्ति की मतलब क्यों आकर सो गया है, बारात से आए घर के अंदर नहीं आते हैं। तब दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मतलब लड़के कौन? भाई का चाचा, सॉरी ममेरा भाई मतलब वो एक बच्चा था तो वो बारात से आकर आंगन में सोया हुआ था। तब दादी माँ औरतों पर बिगड़ती है, मतलब उनको चिल्लाती है कि ये तो बच्चा है, बच्चे और ब्रह्मा मतलब भगवान दोनों का मन एक ही होता है, उनको थोड़ी पता है कि घर नहीं आना था, तो वो आके आंगन में सो गया, ऐसे वो चिल्लाती है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर ओढ़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भांडाफोड़ हो गया। मतलब रात में जो संगीत वगैरह हो रहा था, मजाकिया कार्यक्रम हो रहे थे, तो वहीं आंगन में दादी जो है मेरे को भी सुलाई थी। तो मैं तो सब कुछ सुन रहा था, लेकिन धीरे धीरे से हंस रहा था। लेकिन भाभी ने एक ऐसा मजाक किया जिसमें मेरे को जोर से हंसी आ गई। फिर देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्यों लगती है? ठीक है, जो देबू की माँ थी, जो जहाँ पे लेखक सोया हुआ था, वहाँ से उसके चादर को खींचती है और उससे दादी माँ से कहती है कि ये कौन सा बच्चा है, ये रो रहा है क्या, इसे दूध पिलाना है। मतलब उसको छेड़ती है, उसको डांटती है। तब दादी माँ बिगड़ती है मतलब दादी माँ उस जो देबू की माँ थी उसको कहती है कि लड़के से क्यों लगते हो। आगे सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। मतलब कुछ हमें सुरक्षा कर देता। अभयदान हमें सुरक्षा मिल जाता। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते का सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। ठीक है, जो हमारी दादी माँ थी वो स्नेह और ममता से भरी हुई थी और मुझसे वो बहुत प्यार करती थी। लेकिन एक परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि अचानक दादाजी की मृत्यु हो जाती है। फिर दादा की मृत्यु के बाद से वो बहुत उदास रहना शुरू कर देती है। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे।
दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। मतलब ऐसे जो दोस्त होते हैं, ऐसे लोग होते हैं ना जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कुछ भी बातें, तो उन्होंने दादी माँ के जीवन को और भी मुश्किल कर दिया था। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। घर की तो थी नहीं, मतलब दादा के श्राद्ध के लिए मेरे पिताजी ने उधार में पैसे लाए थे। घर में पैसे थे ही नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। मांग के दिन थे। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। मतलब माघ फूस के समय क्या होता है, बहुत बरसात और ठंडी रहता है ना, वो शीत ऋतु वाली ठंडी थी जिसमें बहुत ठंड पड़ा था, हड्डियों तक बहुत ठंड जो है पूरे शरीर के अंदर घुस जाती थी। उस समय शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। मतलब उस समय की ठंडी में भी दादी माँ एक गीली धोती पहनी थी और एक रूम के कोने में संदूक के ऊपर दिया जलाकर बैठी हुई थी। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। फिर वो जब संदूक के सामने हाथ जोड़कर आंख बंद करके बैठी हुई थी, तब मैं वहां जाकर चुपचाप से बैठ गया। लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली, तब मैंने धीरे से दादी माँ कहकर बुलाया। तब दादी माँ, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? फिर जो लेखक है वो कहता है, दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछा। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल, धोती तो बदल लो। दादी माँ, मिस, ये जो है ये सब किसने किससे कहा वाली क्वेश्चंस है, इसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा। देखो क्या है, पूछा। मिस, ये लेखक पूछता है। तो लेखक पूछता है कि तुम रोती थी? तब दादी माँ उसकी बात को टालते हुए कहती है कि पागल, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है, चलो मैं देती हूँ। तब लेखक कहता है, धोती तो बदल लो दादी माँ। फिर आगे दादी माँ कहते हैं, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। मतलब वो कहती है मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती है, मुझे ये गीले कपड़ों से सर्दी नहीं होती है, और लेखक को खींचते हुए रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। ठीक है। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले। रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी है। वे रोने रोने से हो गए। मैं जो पिताजी और किशन भैया थे वे एक दूसरे से बात कर रहे थे कि हमारे पास तो पैसा है नहीं और कोई देता भी नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या चारा है। और बार बार ऐसे बातें कर कर रो रहे थे। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। दादी माँ जो है अपने बेटे का, मतलब पिताजी का माथा सहलाते हुए कहता है कि मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं देखा, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। मीन्स इसमें क्या होता है कि जब किशन भैया और पिताजी बात कर कर रोते रहते हैं, तब दादी आकर किशन भैया के सिर पर हाथ सहलाते हुए कहती है कि क्यों रोते हो, मैं तो हूँ ना। तब उसी समय उस संदूक से एक चमकती हुई चीज निकालती है और कहती है कि ये कंगन तेरे दादाजी ने मुझे पहनाया था। फिर पहनाया था, लेकिन मैं इसको पहनी नहीं हूँ, एक सहेज कर रखी हूँ। ये हमारी वंशज की, उनके मतलब दादी भी तो उसी परिवार से है, तो हमारे वंशज की निशानी है।
और कहती है कि जो पुराने लोग होते हैं वो आगे पीछे मतलब पहले का भी पीछे का भी और आगे का भी सोचकर ये सारी चीज़ें सहेज कर रखते हैं। सचमुच मुझे दादी माँ साफ भ्रष्ट देवी सी लगी। साफ भ्रष्ट मतलब बिल्कुल भी किसी को साफ नहीं करती थी, और सब साफ भ्रष्ट मतलब जिसको जो साफ था उसको भ्रष्ट कर देती थी, किसी को पनिशमेंट था तो वो ख़त्म कर देती थी। धुंधली छाया विलीन हो गई, मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया था। ये सब स्टोरी किस में थी? उनके लेखक के आंखों के सामने एक धुंधली छाया आई थी, मतलब उनकी दादी की स्टोरी नजर आई थी। वो अब खत्म हो गया, विलीन मतलब खत्म हो गया, और रियल में दिन काफ़ी चढ़ गया था, मतलब सूर्य ऊपर आ गया था। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। ठीक है, लेखक के घर की खिड़की में आकर कौन बैठ जाता है? कौवा। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है। काली चीटियाँ सी कतारें धूमिल हो रही है। मतलब जो, क्योंकि लेखक के आंखों के सामने तो दादी माँ की कहानी थी, तो जो किशन भैया का पत्र था उसमें जो लिखा हुआ था वो सब एक काली चींटी की लाइन जैसे लग रही थी। आंखों पर विश्वास नहीं होता, मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? मतलब दादी माँ के बारे में सोचकर वो अपने मन से बार बार पूछता है कि क्या सच में दादी माँ नहीं रही? मतलब किशन भैया ने जो पत्र भेजा था उसमें क्या था कि दादी माँ का देहांत हो चुका है, तो वो दादी माँ के बारे में सोचने लग गया था, और उसके बारे के उसकी जितनी भी अच्छाइयाँ थी उनके बारे में वो सोचते चला गया। तो उनको बहुत दुख हुआ, फिर लास्ट में क्या दादी माँ सच में नहीं रही ये मन में सोचकर रोने लग गया। तो ये तो हुआ हमारा चैप्टर